तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेहता ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम हमारा टॉपिक पढ़ रहे थे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में अब हम इसको कंटिन्यू करते हुए आज पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की फोर्थ फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म या जो जनरल फॉर्म होती है वो। तो देखो टॉपिक देता हूँ मैं, बात करते हैं टॉपिक में। देखो ये लो, आपके पास जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में लिखते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब इसकी बात करते हैं, देखिए दिखाई तो दे रहा है ना। चलो ठीक है, पहले बात करेंगे हम इसकी डेफिनेशन की। ठीक, तो आज फिर से डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन में लिखते हैं, देखो पहले मैं लिख देते हैं फिर उसके बाद में समझते हैं। तो देखो डेफिनेशन में एक बार ओरली समझा देता हूँ, फिर देखते हैं। जो मैथ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है वो क्या होती है आपके पास, द्रव्यमान संरक्षण जो नियम होता है उसका गणितीय रूप होती है। तो देखो लिखते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ सॉरी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। थोड़ा छोटा लिखते हैं फॉन्ट साइज, ठीक है। देखो इक्वेशन ऑफ continuity is the mathematical equation of continuity is the mathematical expression of conservation law of mass। आज हम फिर से समझ रहे हैं। देखो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास, दैट मीन, और उसको मैं लिखता हूँ, देखो दूसरे पेन से हाईलाइट कर देते हैं। ये दिखाई दे रहा नहीं देगा ये, तो चलो दूसरा यूज करते हैं अपने। ये भी नहीं दिखेगा, इसी से चल कर लेते हैं कंटिन्यू। सॉरी, दैट मीन द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be neither be created nor be destroyed। यानी जो मास होता है उसको हम ना तो व्युत्पन्न कर सकते हैं और ना इसको नष्ट कर सकते हैं। ये जो होता है वो होता है कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास, ठीक है, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है वो क्या होती है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज द mathematical expression of conservation law of mass, that mean the mass can neither be created nor be destroyed। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की जनरल फॉर्म। तो अब लिखता हूँ मैं इसके लिए, देखो हम क्या करते हैं, एक क्लोज सर्फ लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं एक क्लोज सर्फ लेता हूँ, उसके बाद में बात करते हैं, ठीक है। ये कोई क्लोज वॉल्यूम है, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम, इसमें हमने लिए एक छोटी सी डेल्टा एस सरफेस, ये स्मॉल सरफेस है, ठीक है। इस पर मैं क्या करता हूँ, ये तो आपके पास एक वेलोसिटी वेक्टर, ये हो गया आपके पास एन केप, ये है एक नॉर्मल एन केप जो मैंने बाहर की ओर ड्रॉ किया है, और ये है इसकी वेलोसिटी क्यू बार, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास एन केप और ये वेलोसिटी हो गई, ठीक है।
और इसका वॉल्यूम है, कंप्लीट वॉल्यूम है वो एस मान लेते हैं, और इस सरफेस का नाम देता हूँ मैं एस। ठीक है, ये सरफेस ली है मैंने। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से क्या करूँगा, इसमें जो टोटल मास है उसमें रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, और वो क्या होती है आपके पास क्वेश्चन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी इस जो आपके पास ये स्मॉल सरफेस डेल्टा एस दी हुई है उसमें क्या करेंगे, कुछ मास को एंटर करवाएंगे और कुछ एंटर करवाएंगे और एग्जिट करवाएंगे, जो वो किसके अलावा वो जिसमें रेट ऑफ चेंज होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, जो टोटल मास है, यानी जो टोटल ये सरफेस कंटेन करेगी उसके इक्वल होना चाहिए। तो ठीक है, चलो लिखते हैं इसमें, कंसीडर ए वॉल्यूम कैपिटल वी। हम क्या कर रहे हैं, एक वॉल्यूम ले रहे हैं कैपिटल वी ऑफ मूविंग फ्लूइड। कंसीडर ए वॉल्यूम वी ऑफ मूविंग फ्लूइड। हम क्या कर रहे हैं, एक मूविंग फ्लूइड का क्या ले रहे हैं, एक वॉल्यूम ले रहे हैं वी, इनक्लोज्ड by a surface, enclosed with in a surface कैपिटल S, इन कैपिटल S का लिया है मैंने। ठीक है, ये लिया है मैंने। तो इतना क्या लिखा है मैंने, लिखा है कंसीडर ए वॉल्यूम V ऑफ मूविंग फ्लूइड इनक्लोज्ड विथ ए सरफेस कैपिटल S। ठीक है, कैपिटल S सरफेस का हमने क्या लिया है, एक वॉल्यूम लिया है V। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं जो आपने एन केप ड्रॉ किया है वो क्या है। लेट एन केप, थोड़ा लेट स्मॉल एन केप बी द नॉर्मल विच ड्रॉन इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, मैंने लिया है लेट एन के बी द नॉर्मल विच ड्रॉन इन आउटवर्ड डायरेक्शन, और यहां मैं लिख देता हूं नॉर्मल वेक्टर कर देता है, नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो यहां से क्या लिखा मैंने, लेट एन के बी द नॉर्मल वेक्टर विच ड्रॉन इन आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी जो एन कैप है वो आपके पास क्या है, एक नॉर्मल वेक्टर है जो क्या है इस सरफेस में बाहर की ओर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ स्मॉल सरफेस डेल्टा एस ऑफ द सरफेस कैपिटल एस। इस लाइन का मीनिंग समझते हैं, इस लाइन का मीनिंग क्या है, लेट एन के बी द नॉर्मल वेक्टर विच ड्रॉन इन आउटवर्ड डायरेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ स्मॉल सरफेस डेल्टा एस ऑफ द सरफेस कैपिटल एस। यानी डेल्टा एस जो स्मॉल सरफेस ली हमने, जो डेल्टा एस अपने पास स्मॉल सरफेस है उसका कोई पॉइंट है जिस पे हमने क्या ड्रॉ किया है, नॉर्मल एन कैप ड्रॉ किया है, और वो एन कैप है वो आपके पास क्या है, नॉर्मल वेक्टर है जिसका काम क्या है आपके पास डायरेक्शन को डिनोट करने का। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। देखो अब बात करते हैं, देखो हमने एन कैप ले लिया, सरफेस ले ली, अब फ्लूइड वेलोसिटी लेते हैं। लेट क्यू बार बी द फ्लूइड वेलोसिटी। हमने क्या लिया है, क्यू बार क्या है आपके पास, क्यू बार है, लेट क्यू बार बी द फ्लूइड डेंसिटी एंड रो बी द फ्लूइड डेंसिटी which are function of time t and space
कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो देखो लेट क्यू बार बी द फ्लूइड वेलोसिटी एंड रो बी द फ्लूइड डेंसिटी विच आर फंक्शन ऑफ टाइम टी एंड स्पेस कोऑर्डिनेट। यानी जो क्यू है, जो रो है, वो जो रो क्या हो जाएगा आपका, इसमें यहाँ लिख देता हूँ, रो इक्वल हो जाएगा रो ऑफ टी और आपके पास जो भी कोऑर्डिनेट है वो। तो यानी इसको रहने दो आप, हमने कोऑर्डिनेट सभी जिस सिस्टम में जैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। और ये भी साफ हो गया, इसको भी करते हैं एक बार, चलो। और आर फंक्शन ऑफ टाइम टी एंड स्पेस कोऑर्डिनेट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। अब हमने आप देखो वेलोसिटी ली है, तो वेलोसिटी हो गई आपके पास, और उसमें के डायरेक्शन के लिए नॉर्मल, जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन डिनोट करने के लिए हमने नॉर्मल लिया है। तो अब बात करते हैं, देखो जो फ्लूइड होगा वो एंटर कितना करेगा, ठीक है। देन द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड in inward direction, then the velocity of fluid in inward direction, यानी जो अंदर की ओर जो फ्लूइड की डेंसिटी होगी, यानी अंदर एंटर करने वाले फ्लूइड की जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास, इक्वल माइनस ऑफ एन कैप क्या है, नॉर्मल वेक्टर है, जो कहाँ ड्रॉ किया गया है, आउटवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ किया गया है। तो इसको मुझे क्या करना है, इनवर्ड दिखाना है। तो इनवर्ड दिखाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये हो गया आपके पास क्यू बार। तो ये क्या हो गई, ये जो वो वेलोसिटी होगी जिससे फ्लूइड इसके अंदर एंटर करेगा, सरफेस के अंदर एंटर करने के लिए जो वेलोसिटी होगी वो आपके पास ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब वेलोसिटी होगी, तो अब निकालता हूं मैं मास ऑफ द फ्लूइड विच एंटर फ्रॉम द मास ऑफ द फ्लूइड विच एंटर इन द सरफेस डेल्टा एस, ठीक है। तो निकालते हैं, सो द मास ऑफ फ्लूइड which entering through the small surface delta s, यानी मैं बोल so the mass of fluid which entering through the small surface delta s, यानी डेल्टा जो स्मॉल सरफेस है उसमें कितना मास एंटर करेगा। तो उसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है। तो डेंसिटी आपके पास क्या, रो है, एरिया बात करें तो क्या डेल्टा एस है सरफेस, इनटू वेलोसिटी क्या है, माइनस का एन कैप क्यू बार, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो आप रो माइनस का एन कैप क्यू बार इनटू डेल्टा एस, ठीक है। ये वो सरफेस हो गई, यानी जो स्मॉल सरफेस है उसमें जो ये आपके पास एंटर हो रहा है, जो मास एंटर हो रहा है वो। तो ये सिर्फ एक स्मॉल सरफेस की बात हुई है। मुझे क्या करना है, वोल सरफेस यानी पूरी कंप्लीट सरफेस की बात करते हैं। तो पूरी सरफेस के लिए लिखते हैं, देखो अगर मुझे पूरी सरफेस की बात करनी है तो देखो सरफेस के निकालने तो मुझे कंप्लीट निकालना, कंप्लीट निकालने का मतलब इंटीग्रेशन, क्योंकि मुझे सभी का सम करना है। क्योंकि देखो मैं पहले वाली स्लाइड पे चलता हूँ, इधर देखो, ये लो, क्या यहाँ इस प्रकार से ये डेल्टा एस है, इस प्रकार की ये सरफेस मैंने सिर्फ एक का निकाला है, मुझे एक का निकालना है तो मैं सभी प्रकार इस प्रकार से बहुत सी इस पर सरफेस बना लूँगा। इस प्रकार से ये डेल्टा एस होगी, ये भी डेल्टा एस होगी, इस प्रकार से सभी ये इस प्रकार से इन कंप्लीट। तो सभी का सम लेना है, तो सभी का सम लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो पूरे का करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे।
ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, कंप्लीट के लिए लिखूंगा। तो देखो कंप्लीट के लिए क्या लिखेंगे, द मास ऑफ फ्लूइड entering, the mass of the fluid entering the wall surface कैपिटल S। ठीक है, यानी अब उस फ्लूइड का मास निकालना है हमें जिस पूरी सरफेस में क्या करता है, एंटर करता है। तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन ओवर S, क्योंकि कंप्लीट S दे रखी है सरफेस, और फिर आपके पास क्या है, माइनस का n केप क्यू बार फ्लूइड डेंसिटी ds। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ s n केप क्यू बार रो और ds। तो इसको ds को लिखते हैं, ये लो ds। ठीक है, अब आपके पास देखो, आपके पास सरफेस एरिया नहीं दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, मास निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम की बात करते हैं। तो देखो लिखता हूं मैं, बाई यूजिंग गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, जो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है वो क्या होती है, S ओवर S n केफ F ds। इसको किस में चेंज करती है, ये इसमें चेंज करती है ओवर इंटीग्रल V डाइवर्जेंस ऑफ F dV। ये आपके पास रिजल्ट होता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। ठीक है, ये क्या होता है आपके पास, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है। तो अब इसी को देखो, ये मैं यहाँ यूज करता हूँ, तो यहाँ यूज करोगे तो देखो आगे, तो ये यहाँ यूज करोगे तो दिस इम्प्लाइज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन S n केप क्यू बार ds, सॉरी रो भी था साथ में, रो ds। ये किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन V जो n केप है उसकी जगह क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस क्यू बार रो और dV। ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो देखो यहाँ से, तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन V डाइवर्जेंस ऑफ क्यू बार रो dV। ठीक है, नाउ चेंज इन मास, change in mass of, now change in mass of surface capital S in unit time t। हम क्या निकाल रहे हैं इसमें, नाउ चेंज इन मास ऑफ सरफेस कैपिटल S इन यूनिट टाइम t। तो क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डेल ओवर डेल t माइनस ऑफ इंटीग्रेशन V डेल क्यू बार रो dV। ऐसा निकाल लें, या ऐसा नहीं निकाल के क्या करें, इसकी जगह पहले उसमें निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलो या इसको अभी रहने दो, पहले उस कंप्लीट वो निकालते हैं। ठीक, इसको रहने दो, पहले कंप्लीट मास निकालते हैं। सिंस वी नो दैट द complete mass of fluid, since we know that the complete mass of fluid in surface कैपिटल S। ठीक है, या कैपिटल S की बात करते हैं, वो कितना आ जाएगा आपके पास, जो मास होता है, मास आपके पास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यही होता है।
ये आपके पास क्या होता है, मास होता है। तो देखो यहाँ से डेंसिटी तो रो है, ठीक है, और कंप्लीट का निकालना है तो वॉल्यूम dv है, उसके लिए तो ये कंप्लीट के लिए v हो गया, ठीक है। तब आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये तो आपके पास मास हो गया, अब इसमें रेट ऑफ चेंज भी तो निकालेंगे, तो रेट ऑफ चेंज निकालते हैं इसमें। चलो तो सिंपल सिंपलाई change in mass of fluid in यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम में चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल ओवर डेल टी इंटीग्रेशन और ओ रो dv, ठीक है। तो इसमें देखो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर ओ डेल रो ओवर डेल टी, ये हो गया dv। अब यहाँ से देखो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब एक बार देखते हैं, देखो इसको, इसकी बात की जाए, इसको समझते हैं एक बार। तो यहाँ देखो मैंने क्या किया है, इसमें कुछ एंटर करवाया है, ठीक है, और एंटर करवाया है तो और कुछ इसके अंदर वाला, तो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान जो जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास होता है वो क्या बोलता है आपके पास, उसका स्टेटमेंट क्या है, जो टोटल मास है ना किसी भी आपके पास फिक्स्ड वॉल्यूम का यानी क्लोज वॉल्यूम का, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो कांस्टेंट की बात करें तो ये अपने निकाल ली रेट ऑफ चेंज, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं तो देखो बाई द conservation law of mass, the equation 1 and equation 2 are same, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम करते हैं। तो देखो इक्वेशन 1 क्या आपके पास, इक्वेशन 1 है माइनस ऑफ v डाइवर्जेंस ऑफ रो क्यू बार dv, और जो इक्वेशन नंबर है ये है इंटीग्रेशन ओवर v डेल रो ओवर डेल टी dv, ठीक है, ये लिखा हमने। अब इसको देखो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। मैं क्या करता हूँ, सभी को LHS वाले पार्ट में शिफ्ट कर लेता हूँ। तो डेल रो ओवर डेल टी ओवर v dv प्लस यहाँ से होगा इंटीग्रेशन ओवर v डाइवर्जेंस ऑफ क्यू बार रो dv, इसमें से इंटीग्रेशन कॉमन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन, और इधर क्या हो जाएगा 0। तो दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ओवर डेल रो ओवर डेल टी प्लस का डाइवर्जेंस ऑफ क्यू बार रो dv इक्वल 0, ठीक है। अब यहाँ से देखो दिस इंप्लाइज डेल रो ओवर डेल टी प्लस का डाइवर्जेंस ऑफ क्यू बार रो इक्वल 0, ठीक है। ये क्या होती है आपके पास, अब यहाँ से देखो इंटीग्रेशन में सिर्फ इस सिंबल में से, अब आपको पता इंटीग्रेशन 0 नहीं होता, इंटीग्रेशन 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इस अंदर वाले फंक्शन को 0 होना पड़ेगा। तो देखो इंटीग्रेशन 0 होगा कब, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ओवर एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल 0 इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल 0। इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0 होगा कब, जब एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए आपके पास 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया विच इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, सीधा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो आपके पास क्या होती है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है, ठीक है। अब इसी को मैं किस में चेंज, इसी को नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसी की और बात करते हैं आगे। तो देखो जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आई वो क्या है, डेल रो ओवर डेल टी प्लस आगे है आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ क्यू बार रो इक्वल 0 इफ क्यू बार इक्वल यू आई केफ वी जे केफ डब्लू
के केप। ये तो ये होता है। जो डाइवर्जेंस होता है उसका आपको पता ही, ये क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई केप, डेल अपॉन डेल वाई जे केप, डेल अपॉन डेल जेड के केप। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूँ। तो देखो इसमें पुट करोगे तो डेल रो ओवर डेल टी प्लस यहाँ से डेल ओवर डेल एक्स आई केप, डेल ओवर डेल वाई जे केप, डेल ओवर डेल जेड के केप। ये तो हो गया आपके पास डाइवर्जेंट डेल की वैल्यू। और अब क्यू की वैल्यू रखते हैं, सो रो और क्यू। तो देखो रो तो बाहर आ गया, यू आई केप वी जे केप और डब्लू के केप इक्वल 0। तो देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हो गया डेल रो ओवर डेल टी प्लस यहाँ से देखो आई केप वाला सिर्फ आई केप वाले के साथ, क्योंकि आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में आई केप इंटू आई केप ये 1 होता है, जे केप इंटू जे केप ये भी 1 होता है, के केप इंटू के केप ये भी 1 होता है। बट आई केप इंटू जे केप 0, जे केप इंटू के केप 0 और के केप इंटू आई केप, इनका डॉट क्या होता है, 0 होता है। तो देखो आई केप को आई केप के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डेल और डेल एक्स और वहाँ से हो जाएगा रो यू। ठीक है, प्लस डेल और डेल वाई रो वी प्लस का डेल और डेल जेड रो डब्लू इक्वल 0। तो आपके पास ये जो है तो ये क्या हो गया, डेल रो ओवर डेल टी प्लस का डेल ओवर डेल एक्स रो यू प्लस का डेल ओवर डेल वाई रो वी प्लस का डेल ओवर डेल जेड रो डब्लू इक्वल 0। ये क्या है आपके पास, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, जो कार्टेशियन फॉर्म में है और वो जो फर्स्ट वाली थी वो उसकी क्या थी, वेक्टर नोटेशन था। ठीक है, अब देखो बात करते हैं पूरे को समझते हैं एक बार। आज हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी मैंने पहले डेफिनेशन की बात की है। तो डेफिनेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास। ठीक है, दैट मीन, इसका क्या मीनिंग होता है, द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक, यानी मास को ना तो बनाया जा सकता है और ना उसको नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर मैंने क्या किया है, एक सरफेस ली है कैपिटल एस जिसका वॉल्यूम कितना है कैपिटल वी और सरफेस का जो नाम है वो कितना है एस, यानी मैं इसको नेम कितना दिया है कैपिटल एस नाम की कैपिटल एस एक सरफेस ली है जिसका वॉल्यूम है आपके पास कैपिटल वी। ठीक है, उसमें मैंने आपके पास एक स्मॉल सरफेस और कंसीडर की है डेल्टा एस, जिसकी आपके पास जो फ्लूइड वेलोसिटी है वो क्यू बार है और जो एन कैप है वो क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल वेक्टर है आपके पास। तो देखो क्यू बार, जहाँ आपके पास क्यू बार है वो बाहर के यानी आउटवर्ड मेजर डायरेक्शन में, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फ्लूइड वेलोसिटी है वो क्यू बार है। ठीक है, और ये जो इस पे एन के पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे वो भी आपके पास क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है। नेक्स्ट, तो देखो उसी को लिखा है हमने, कंसीडर ए वॉल्यूम वी ऑफ मूविंग फ्लूइड इनक्लोज्ड विथ इन ए सरफेस कैपिटल एस। हमने क्या किया है, एक सरफेस लिया है, कंसीडर ए वॉल्यूम वी, हमने क्या किया है, वॉल्यूम वी लिया है। ठीक है, तो वॉल्यूम वी लिया है जिसका आपके पास कितना है, जो किसका पार्ट है, मूविंग फ्लूइड का पास है, जो वो मूविंग फ्लूइड है वो विथ इन एक सरफेस एस के अंदर बात है, यानी सरफेस एस है उसका एक पार्ट है। ठीक है, लेट एन के बी द नॉर्मल वेक्टर विच ड्रॉन इन आउटवर्ड डायरेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ स्मॉल सरफेस डेल्टा एस ऑफ द सरफेस कैपिटल एस। अब एन कैप क्या है, जो आपके पास डेल्टा एस यानी जो स्मॉल सरफेस ली है हमने एलिमेंट के रूप में, जो स्मॉल सरफेस डेल्टा एस ली है उस पर जो हम नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करेंगे वो एन कैप है और उसकी डायरेक्शन क्या है आपके पास, आउटवर्ड है। ये देखो मेजर किया है मैंने आउटवर्ड डायरेक्शन में, कहाँ है ये, आउटवर्ड डायरेक्शन में है आपके पास। थोड़ा सा हम इसको इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, देखो ठीक है। हाँ, तो वो किस डायरेक्शन में है आपके पास, आउटवर्ड डायरेक्शन में है। लेट, अब हमने देखो क्या क्या डिफाइन किया है, हमने क्या ली है, एक तो वॉल्यूम वी लिया है वो डिफाइन कर दिया, एक हमने एक नॉर्मल वेक्टर
एन कैप रो डिफाइन किया है कि जो एन कैप है वो क्या है आपके पास एक नॉर्मल वेक्टर है। अब क्या करना है, फ्लूइड वेलोसिटी और फ्लूइड डेंसिटी डिफाइन करनी है। तो देखो मैंने लिखा है लेट क्यू बार बी द फ्लूइड वेलोसिटी एंड रो बी द फ्लूइड डेंसिटी विच आर फंक्शन ऑफ टाइम टी एंड स्पेस कोऑर्डिनेट्स। ये किसके होंगे, टाइम टी और स्पेस कोऑर्डिनेट के क्या है, ये फंक्शन है। जो कौन फंक्शन है आपके पास, फ्लूइड सॉरी ये रो जो डेंसिटी है वो आपके पास इनका फंक्शन है। नेक्स्ट, देन द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इनवर्ड डायरेक्शन। अब आपने क्या किया है, जो मैंने पहले ही आपको डायग्राम से ही बताया था कि जो क्यू बार है वो क्या है, वो आपके पास फ्लूइड डेंसिटी है, जो बाहर की ओर जो एग्जिट बाहर हो रहा है, इससे पास आउट हो रहा है, वो वाली डेंसिटी। तो मुझे क्या निकालनी है, उस फ्लूइड की वेलोसिटी निकालनी है जो इसके अंदर एंटर होता है। देन द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इनवर्ड डायरेक्शन, यानी अंदर की ओर डायरेक्शन में जो फ्लूइड होगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसकी वेलोसिटी है माइनस एन कैप क्यू बार। ठीक है, सो द मास ऑफ फ्लूइड विच एंट्रिंग थ्रो द स्मॉल सरफेस डेल्टा एस। अब आपके पास देखो क्या क्या आ गया, फ्लूइड डेंसिटी आ गई, फ्लूइड की वेलोसिटी आ गई और आपके पास एरिया आ गया। तो हम क्या निकालेंगे, उस फ्लूइड का मास निकालेंगे जो आपके पास क्या हो रहा है, इस डेल्टा एस सरफेस में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। ठीक है, तो वो कितना होता है, डेंसिटी इंटू सरफेस का एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो डेंसिटी आपके पास रो है, सरफेस एरिया कितना है, डेल्टा एस है, और वेलोसिटी क्या है, माइनस का एन कैप क्यू बार। तो इनको मल्टीप्लाई करके देखो, तो रो माइनस एन कैप क्यू बार डेल्टा एस, ये क्या हो गई, ये उस स्मॉल सरफेस से एंटर करने वाले फ्लूइड का मास हो गया। ठीक है, अब ये उसमें एक बात की हमने, छोटी सी हमने सरफेस ली है डेल्टा एस, उससे तो ये तो सिर्फ एक ही सरफेस की बात हुई जो स्मॉल एलिमेंट है। मुझे कंप्लीट का निकालना है, तो कंप्लीट का निकालने के लिए क्या मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, क्योंकि मुझे क्या करना है, ऐसे बहुत से वो लेने, तो उन सभी के लिए देखो ये तो सेम रहेगा, चेंज तो सिर्फ यही रहेगा ना, डेल्टा एस। तो डेल्टा एस यानी मैं एस निकालना चाहूँ तो देखो मैं एस में को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, डेल्टा एस वन प्लस का डेल्टा एस टू, इस प्रकार से बहुत से पार्ट्स में तोड़ सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, ठीक है, तो अब क्या किया हमने, रो, तो ये इस डेल्टा एस से निकाल लिया। अब इसके आगे नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट देखो, द मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग द होल सरफेस कैपिटल एस। अब पूरी सरफेस में अगर हम ऐसे बहुत से टुकड़े लें स्मॉल सरफेसेज के, ठीक है, तो उनकी बात करें तो इंटीग्रेशन ओवर एस माइनस का एन कैप क्यू बार रो इंटू डेल्टा एस। ये क्या होगा, ये एक सरफेस के लिए, और कंप्लीट इंटीग्रेशन किया तो हम पूरे जो सारे एलिमेंट आगे डेल्टा एस टाइप के उस कैपिटल एस में, वो सभी का क्या हो गया, सम हो गया। तो ये क्या हो गया, इक्वल होगा माइनस का इंटीग्रेशन ओवर एस एन कैप क्यू बार रो डी एस, ये टोटल निकल गया। ठीक है, अब ये आपके पास क्या निकला है, आपके पास ये सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया के रूप में निकला है, लेकिन अपने पास सरफेस एरिया नहीं दिया हुआ है, आपके पास क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम जो सरफेस इंटीग्रल होता है उसको वॉल्यूम इंटीग्रल में कैसे चेंज करते हैं, बाय यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। यानी क्या यूज करते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन ओवर एस एन कैप एफ डी एस इक्वल होता है इंटीग्रेशन ओवर वी डेल एफ डी वी। यानी जो ये एन कैप होता है, जो डायरेक्शन वेक्टर होता है, वो किस में ऑपरेट हो जाता है, डेल में ऑपरेट हो जाता है आपके पास। और जो ये वॉल्यूम वी है, ये सॉरी ये सरफेस है, वो वी में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, तो देखो वही यूज किया है, तो दिस इंप्लाइज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ओवर एस एन कैप क्यू बार रो डी एस इक्वल होगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ओवर वी डेल क्यू बार रो डी वी के। तो दिस इंप्लाइज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन वी डेल क्यू बार रो डी वी। ठीक है, इसको मैंने दी क्वेश्चन नंबर 1। सिंस वी नो दैट द कंप्लीट मास ऑफ फ्लूइड इन सरफेस एस। अब ये तो आपने निकाल लिया उस प्रकार से जैसे हमने छोटे छोटे सरफेस पार्टिकल लिए, डेल्टा एस वन, डेल्टा एस टू, इसी प्रकार डेल एस थ्री, ये इस प्रकार से पार्टिकल लेके हमने क्या निकाला है, कैपिटल एस का निकाला है। अब मैं क्या निकालता हूँ, जब अपने पास सेकेंड फॉर्मूला होता है उससे बात करते हैं। तो सिंस वी नो दैट, ये तो आपने एंटर करवाया वो है, और अंदर ये कितना कंटेन कर सकता है उसकी बात करते हैं। तो सिंस वी नो दैट द कंप्लीट मास ऑफ फ्लूइड इन सरफेसेस, वो कैसे दिया जाएगा, मास इक्वल होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल इंटीग्रेशन ओवर
वी रो डी वी, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं। अब देखो यहाँ चेंज इन मास ऑफ फ्लूइड इन यूनिट टाइम। अब यूनिट टाइम में जो चेंज कितना होगा उसके लिए क्या कर देंगे, टी के रेस में पार्शियली डिफरेंशिएट, तो डी ओवर डी टी इंटीग्रेशन डेल ओवर डेल टी इंटीग्रेशन ओवर वी रो डी वी इक्वल इंटीग्रेशन ओवर वी डेल रो अपॉन डेल टी डी वी। ये इक्वेशन नंबर 2। बाई द कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर, सॉरी सेम लिखना था, हमने क्या लिख दिया, सैंपल लिख दिया, सॉरी इसमें करेक्शन करते हैं। आर सेम बाय द कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर सेम, ठीक है। तो इंटीग्रेशन और माइनस का ये आपके पास जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 तो आपने पास ये पीछे वाली स्लाइड में है ही, ये रही इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन वी ओवर वी डेल क्यू बार रो डी वी, और जो इक्वेशन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ओवर वी डेल रो अपॉन डेल टी, सो डेल रो अपन डेल टी इंटू डी वी। तो इन दोनों को मैंने इक्वल रखा। अब इक्वल रख के क्या करते हैं, सभी को एक वाले पार्ट में ले जाते हैं। तो इस वाले पार्ट को मैं इस तरफ ले आता हूँ, तो देखो इस वाले पार्ट को इस तरफ ले आया, तो इंटीग्रेशन ओवर वी डेल रो अपॉन डेल टी डी वी प्लस इंटीग्रेशन ओवर वी क्यू बार रो डी वी इक्वल 0। तो दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ओवर वी डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल ऑफ क्यू बार रो और डी वी इक्वल 0। तो दिस इंप्लाइज डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल क्यू बार रो इक्वल 0, ठीक है। यहाँ से अब देखो यहाँ से क्या लिखा हमने, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 0 की वैल्यू आ रही है, यानी जो ये इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है। और इंटीग्रेशन 0 कब होता है, जब फंक्शन क्या होना चाहिए आपके पास, फंक्शन ही 0 होना चाहिए। तो देखो मैंने लिखा है इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल 0 इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल 0, ठीक है। एफ ऑफ एक्स 0 होगा तभी तो ये 0 होगा, या क्या हो सकता है लिमिट सेम हो, या तो लिमिट सेम हो या लिमिट दे रखा है। तो मैं चलो ऐसा भी लिख देता हूँ, अगर लिमिट सेम नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं लिमिट का लगा के इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल 0 ए टू बी, और यहाँ लिख देना ए नॉट इक्वल टू बी। तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 कब होगी, जब आपके पास क्या हो, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। विच इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये जो आपके पास क्या होती है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है। अब इसी की हम देखते कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं। तो इसी में क्या करते हैं, देखो आगे थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। देखो डेल रो डेल टी प्लस का डाइवर्जेंस क्यू बार रो इक्वल 0 इफ क्यू बार का कंपोनेंट, जो क्यू बार है वो क्या आपके पास वेलोसिटी है, तो उसके कंपोनेंट होंगे। तो वो मान लेते हैं यू आई केप वी जे केप और डब्ल्यू के केप, जहाँ यू है वो एक्स डायरेक्शन में, वी है वो वाई डायरेक्शन में, डब्ल्यू है वो जेड डायरेक्शन में। तो डेल क्या हो जाएगा, और डेल होता है डेल ओवर डेल एक्स आई केप प्लस का डेल ओवर डेल वाई जे केप प्लस का डेल ओवर डेल जेड के केप, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल अपॉन डेल एक्स आई केप प्लस का डेल ओवर डेल वाई जे केप प्लस का डेल ओवर डेल जेड के केप इंटू रो ऑफ यू आई केप वी जे केप डब्ल्यू के केप इक्वल 0। अब देखो इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो देखो मल्टीप्लाई वाला पहले आई केप के साथ होगा, फिर जे केप के साथ होगा, फिर के केप के साथ होगा। तो देखो आई केप को आई केप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब 1, आई केप को जे केप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, और आई केप को के केप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0। तो यहाँ तो सिर्फ आई केप तो आई केप वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो डेल अपॉन डेल एक्स इंटू रो यू, तो डेल अपॉन डेल एक्स इंटू रो यू। फिर जे केप आई केप जे केप और के केप के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जे केप आई केप के साथ होगा, तो देखो जे केप इंटू आई केप तो 0, तो जे केप इंटू जे केप 1 और जे केप इंटू के केप 0। तो ये भी कितना हो जाएगा, डेल ओवर डेल वाई रो वी, थर्ड के केप होगा तो डेल अपॉन डेल जेड रो डब्ल्यू इक्वल 0। तो देखो यहाँ से क्या मिल गया आपके पास, डेल रो अपॉन डेल टी प्लस का डेल अपॉन डेल एक्स रो यू प्लस का डेल अपॉन डेल वाई रो वी प्लस का डेल अपॉन डेल जेड रो डब्ल्यू इक्वल 0। तो देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में जाना कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, और उसकी जो सेवरेबल फॉर्म होती है उनकी बात की। उनमें हमने देखो कौन कौन से टर्म की बात की है। तो देखो पहले हमने बात की इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। फिर उसमें बात की हमने
ये तो जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है उसकी कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। फिर बात की हमने सिलेंड्रिकल, जो सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है वो। उसके बाद में हमने बात की पोलर फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद में बात की हमने ये जो जनरल फॉर्म होती है। तो हमने चारों टाइप के हमने ये जो आपके पास टॉपिक था यूनिट नंबर 4 में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वो कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बाद में आपके पास यूनिट नंबर जो 5th है उसकी बात करेंगे। तो यूनिट नंबर 5 से पहले हम कल इस पर डिस्क्राइब करेंगे। पहले इसमें हम बात करेंगे कल देखो कल की जो क्लास होगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें बात करेंगे हम रोटेशनल एंड इरोटेशनल मोशन की। क्या बात करेंगे हम कल? रोटेशनल एंड इन रोटेशनल मोशन। और उसमें बात करेंगे इसके लिए कंडीशन, एक तो बात करेंगे इसके कंडीशंस की, एक बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। तो जो कल वाली क्लास रहेगी उसमें हम क्या बात करेंगे? रोटेशनल एंड इन रोटेशनल मोशन, और उसमें कंडीशन और डेफिनेशन, दो चीज़ें देखेंगे। तो अब मिलते हैं फिर कल। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास कल, जो अपनी आज कल वाली जो क्लास होगी वो क्या होगी? रोटेशनल और इरोटेशनल मोशन पर, ठीक है।